26 फरवरी 2023। सीबीआई की 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। रीजन, न्यू लिकर पॉलिसी। अब मनीष सिसोदिया के अरेस्ट होने की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट के 18 डिपार्टमेंट्स खाली हो चुके थे। रीजन, क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के 18 डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते थे। अब इतनी बड़ी चीज़ हुई है तो हम पहले लिकर पॉलिसी को समझते हैं। लिकर पॉलिसी समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि स्टेट्स के लिए दारू का, लिकर का बिजनेस इतना मैटर क्यों करता है। देखो भाई, आज भारत का अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट $52.5 बिलियन का है और ये इंडस्ट्रीज आने वाले टाइम में 15 लाख नई जॉब्स दे सकती है और इसका मार्केट आने वाले टाइम में 3.9 ट्रिलियन रुपीस का हो सकता है। अकेले दिल्ली में पूरे देश का 4% लेकर कंजम्पशन होता है। स्टैट्स की बात करें तो सिर्फ दिसंबर 2022 में 13 लाख दारू की बॉटल्स बिकी थी और इससे 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। मेन चीज़ ये है कि दारू का ये पूरा सिस्टम जीएसटी से भी बाहर है, इसलिए स्टेट्स इस पे खूब टैक्स वसूलते हैं और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक अच्छी लिकर पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे हम स्टेट्स में लिकर का बिजनेस मैनेज कर पाए। अब दिल्ली की ओल्ड लिकर पॉलिसी थी क्या? ओल्ड लिकर पॉलिसी के अकॉर्डिंग दारू बेचने का काम ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स करते थे, जैसे कि DSIIDS, DTIDS, DCCWS, DSESC। पहले 864 लिकर शॉप्स में से 475 शॉप्स गवर्नमेंट ओन्ड थी, यानी कि उन शॉप्स पे गवर्नमेंट दारू बेचने का काम करती थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? सेलर्स को हर बॉटल पर 25% का वैट, वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता था और इसी टैक्स को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी। अब आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया कि न्यू एक्साइज पॉलिसी, वैसे लिकर पॉलिसी को प्रोफेशनली और डॉक्यूमेंट्स पे एक्साइज पॉलिसी कहते हैं। अब न्यू एक्साइज पॉलिसी पूरे सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर देगी और इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू 27% इंक्रीज होगा और ये पॉलिसी 8,900 करोड़ रुपीस जनरेट करके देगी। चेंजेस क्या क्या हुए इस न्यू पॉलिसी के आने के बाद? नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिकर कंजम्पशन की एज 25 से कम करके 21 कर दी गई, यानी कि अब दिल्ली में 21 ईयर्स का कोई भी लड़का लड़की लिकर को कंज्यूम कर सकते हैं। सेकंड, लाइसेंस फी। पहले लाइसेंस फी 8-10 लाख रुपए हुआ करती थी, गवर्नमेंट ने इसे इंक्रीज करके 6.5 से 7 करोड़ कर दिया। अब बेसिक सी बात है, अगर लाइसेंस फीस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब थर्ड मेन फीचर्स क्या था कि थर्ड फीचर था कि इन्वेस्टर्स को अब ओपन बिडिंग सिस्टम का पार्ट बनना होगा। ओपन बिडिंग सिस्टम जिसमें लोग बोली लगाते हैं। अब इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसको बेस प्राइस से ज़्यादा प्राइस मिलेगा। कैसे? क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स है। अब एक चीज़ यहाँ पे न्यू पॉलिसी में थी कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई। अब बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे तो ओपन बिडिंग सिस्टम में हर कोई चाहेगा कि लाइसेंस हमें मिले, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोली लग रही थी जिससे गवर्नमेंट को लाइसेंस के बेस प्राइस से ज़्यादा रेवेन्यू फीस मिल रही थी लाइसेंस की। फोर्थ पॉइंट था नंबर ऑफ शॉप्स को लेके। पहले दिल्ली में जोन्स के अंदर किसी जोन में 4-5 शॉप्स होती थी, किसी जोन में 10-15 शॉप्स होती थी और किसी जोन में तो 1-2 शॉप्स होती थी। अब नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया और हर जोन में 27 लिकर शॉप्स होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है कंज्यूमर सर्विस को लेकर। पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिकर शॉप्स एयर कंडीशनड होनी चाहिए। बड़ी बड़ी शॉप्स जो है वो रात को 3 बजे तक खुल सकती है। शॉप्स में अच्छी लाइट्स लगी होनी चाहिए। कंज्यूमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जिससे दिल्ली का हर इंसान ये बोल सके कि हमारी पार्टी चल रही है। अब देखने सुनने में तो ये पॉलिसी रेवेन्यू के उससे तो बड़ी अच्छी लग रही है। अब दिक्कत कहाँ है? 17 नवंबर 2021 में न्यू पॉलिसी दिल्ली में इम्प्लीमेंट की गई थी। इसके 8 महीने बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार एक रिपोर्ट निकालते हैं और इस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि दिल्ली में लाइसेंस होल्डर को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के आने के 2 महीने बाद दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना जी ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की बात रखी और इस डिमांड के 6 दिन बाद दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने इस न्यू पॉलिसी को वापस ले लिया। अब भैया वापस लेने से क्या होगा? आग तो लग चुकी थी।
अब धीरे धीरे मनीष सिसोदिया पर एलिगेशंस लगने शुरू हो गए। चलिए एलिगेशंस को देखते हैं। एक एलिगेशन के अकॉर्डिंग दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी की मदद से कुछ इंडिविजुअल्स को फायदा पहुंचाया और जो पैसा आया उसे उन्होंने गोवा पोल्स कैंपेन में यूज किया। बीते दिनों गोवा में इलेक्शंस हुए थे, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट, एक एलिगेशन के अकॉर्डिंग मनीष सिसोदिया ने कुछ प्राइवेट लिकर वेंडर्स को कोविड में हुए नुकसान की भरपाई के लिए वेव ऑफ कर दिया। वैसे तो ये वेव ऑफ करना कोई इलीगल चीज़ नहीं है, लेकिन इससे पहले इनको एलजी की परमिशन लेनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं ली। अब थर्ड पॉइंट को समझिए। अब जब कोई बॉटल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर ना हमें 50 रुपये का एक इम्पोर्ट पास फीस देनी पड़ती है। मनीष जी ने इसे भी वेव ऑफ कर दिया, जो कि सही नहीं थी। अब जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट से रिलेटेड है। दिल्ली एयरपोर्ट एरिया में शॉप खोलने के लिए एक लिकर वेंडर ने लाइसेंस के लिए 30 करोड़ रुपए दिए। बाद में जब एयरपोर्ट से उसे एनओसी नहीं मिली तो सरकार ने इसकी जो पैसे थे लाइसेंस फी के वो रिफंड कर दिए। अब अगर हम मॉरली देखेंगे तो आपको लगेगा ये सही है, लेकिन जो पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है। ये थी न्यू लिकर पॉलिसी, इससे रिलेटेड एलिगेशंस। अब चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, हार्डी संधू ने गाना गा दिया बिजली बिजली, लेकिन ये नहीं बताया कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटिंग कंपनीज को 90,000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। रीजन फ्रीबीज। फ्रीबीज क्या है? फ्री की चीज़ें बांटते रहना, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी। तो चलो अब इस बिजली की फ्रीबीज वाले सिस्टम को समझते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशन का सिस्टम हमें पहले समझना होगा अगर हमें फ्रीबीज समझनी है बिजली की। तो सबसे पहले नेशनल लेवल पर दो बड़े प्लेयर्स हैं। एक है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बॉडी नेशनल पावर सिस्टम की ओवरऑल मॉनिटरिंग करती है। और सेकंड है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी इंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को मैनेज करती है। अगर हम दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को समझते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आती है RLDC, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। ये अपने रीजन के ग्रिड पावर सिस्टम को मैनेज करते हैं और दिल्ली जो है वो नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सिस्टम के अंडर आती है। सेकंड नंबर पे इंस्टीट्यूशन जो है वो है STU, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी। दिल्ली में ये STU का काम दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड DTL करती है। ये STU RLDC और PGCIL से पावर रिसीव करते हैं और उस पावर को दिल्ली में ट्रांसमिट करते हैं। थर्ड नंबर पर है डिस्कॉम, और डिस्कॉम्स को ही इस फ्री बीस के चक्कर में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दिल्ली में टोटल 5 डिस्कॉम है। एक है BRPL, NDPL, BYPL, CESC और IPCL। ये दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब फ्रीबीज का सिस्टम समझते हैं। अब फ्रीबीज की जब हम बात करते हैं तो 2 फिलोसफिकल क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्या गवर्नमेंट को लोगों को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो बेसिक सर्विसेज को अफोर्ड कर पाए, या फिर उन्हें सर्विसेज सब्सिडाइज करके देश का नुकसान करना चाहिए? और गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन में सेकंड वाले क्वेश्चन को आंसर करना बेहतर समझा। रीजन वोट बैंक। अब इस इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी वाले सिस्टम में इफेक्ट कौन हुआ है? सबसे पहले दिल्ली के लोग, दूसरी दिल्ली की गवर्नमेंट, जिस पर इस स्कीम की वजह से अच्छा खासा फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है। आप लीडर आतिशी के अकॉर्डिंग इस सब्सिडी वाले सिस्टम की टोटल कॉस्ट है 3500 करोड़ रुपीस, यानी कि 3500 करोड़ रुपए। अब स्कीम की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उन्हें 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन फ्री मिलेगा, और जो लोग 400 यूनिट तक बिजली को कंज्यूम करते हैं उन्हें 50% की सब्सिडी मिलेगी। अब अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक यूजर्स है गवर्नमेंट ने उनको छूट दे रखी है, और जो लोग इलेक्ट्रिसिटी को कमर्शियली और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी पे जो प्राइस है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा देना पड़ता है। रीज़न क्योंकि जो डोमेस्टिक लोग हैं वो ज़्यादा है। तो अगर हम इनके लिए बिजली फ्री करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए वोट बैंक सिक्योर होगा, और इंडस्ट्रीज़ में बिजली यूज़ करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं तो गवर्नमेंट को उनके लिए बिजली का प्राइस बढ़ाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस सब्सिडी के सिस्टम में मेन दिक्कत कहाँ आ रही है, डिबेट कहाँ आ रही है? डिबेट होती है इकोनॉमिक इम्पैक्ट और एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन पर। इस स्कीम के ऐसे कुछ कंसर्न आते हैं हमारे सामने। पहला है फिस्कल बर्डन।
क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग सब्सिडी की वजह से गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है और इस वजह से बाकी के जो क्रूशियल एरियाज है गवर्नमेंट उन्हें फंड नहीं दे पा रही है और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। डिसइंसेंटिव फॉर कंजर्वेशन, अब लोगों को जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनका प्राइस बहुत कम है। 200 यूनिट तक जो लोग बिजली खर्च करते हैं उनके लिए मतलब बिजली का कोई मोल नहीं है, इसलिए वो रिसोर्स कंजर्वेशन को समझ नहीं रहे, जिसका रिजल्ट है ओवरऑल हायर कंजप्शन। थर्ड, टारगेटिंग इनएफिशिएंसी, सब्सिडी उन लोगों को बेनिफिट कर रही है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब आप